इजमा। इजमा क्या है? इजमा, अगर न्यायालय के सामने कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, उसका समाधान न्यायालय क्या करता है? सबसे पहले कुरान में खोजता है। कुरान शरीफ में नहीं मिलता तो सुन्नत और अहदीस में खोजता है। अगर वैसी कोई ना सुन्नत है ना ही कोई अहदीस लिखी गई है, वैसी कोई परंपरा नहीं है, तो मोहम्मद द्वारा ना कोई सुन्नत दी गई ना कोई अहदीस बताई गई, तो अब न्यायालय क्या करेगा? अब न्यायालय उस समस्या का समाधान करने के लिए इजमा यानी न्यायालय क्या करेगा? उसको कुरान और सुन्नत और अहदीस के अनुसरण में रहते हुए उसका समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करता है इजमा? इजमा में विधिवेताओं यानी एक्सपर्ट की राय ली जाती है। एक्सपर्ट की राय ली जाती है कि मान लो लॉ से संबंधित कोई प्रॉब्लम आई तो लॉ वाले एक्सपर्ट विधि विशेषज्ञों का ज्ञान लिया जाएगा। अगर पारिवारिक समस्या या व्यक्तिगत कानून से संबंधित, व्यक्तिगत रीति रिवाजों से संबंधित कोई आई तो परिवार के बड़ों से या जो बुजुर्ग है उनसे सलाह ली जाती है, राय ली जाती है। ये इजमा क्या है? राय है। राय लेना यानी ओपिनियन ली जाती है। तो इजमा को प्रामाणिकता की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले पैगंबर के साथियों का इजमा, यानी मोहम्मद साहब ने किसी बारे में कुछ नहीं कहा, मौन रहे, तभी तो इजमा बनाने की जरूरत पड़ी, राय लेने की जरूरत पड़ी। मोहम्मद साहब कहते तो वो सुन्नत बन जाती, या कोई घटना करते रीति रिवाज अपनाते वो अहदीस बन जाती, लेकिन कुछ नहीं कहा। अब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, लेकिन मोहम्मद साहब के जो शागिर्द थे, शिष्य थे, उन्होंने वो मोहम्मद साहब के साथ रहे अधिकतम समय में मोहम्मद साहब के निकट रहे थे। तो निकट रहने के कारण उन्हें उन साथियों या उन शागिर्दों के तर्क या जो सोचने समझने की शक्ति थी वो मोहम्मद साहब से मिलने जुलने लगी थी, यानी वो अपने गुरु को फॉलो करते थे। तो गुरु को फॉलो करने के कारण यानी उनका भी आचरण, उनका भी रीति व्यवहार करने का जो तरीका था वो क्या से हो गया? पैगंबर मोहम्मद साहब के जैसा हो गया। तो प्रामाणिकता की दृष्टि से सबसे पहले अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनके शागिर्दों या उनके साथियों का इजमा लिया जाता है। अब अगर साथी अब तो रहे नहीं तो साथियों के उत्तराधिकारियों का भी इजमा लिया जा सकता है। शागिर्दों के उत्तराधिकारियों का, सक्सेसर का इजमा, राय ली जा सकती है। अगर वो भी ना रहे हैं तो उत्तराधिकारियों का भी क्या इजमा या उनकी राय ली जा सकती है। तो यहाँ पर पैगंबर के साथियों का सेकेंड अब निकलता है उत्तराधिकारियों का। ठीक है, फिर थर्ड आता है इनके भी उत्तराधिकारियों का। लिया जा सकता है, राय ली जाती। प्रामाणिकता की दृष्टि से जो मोहम्मद साहब के साथ रहे थे उनका इजमा या उनकी राय फर्स्ट नंबर पे आती है। सेकेंड नंबर कोई भी नहीं रहा, ना उनके उत्तराधिकारी रहे ना उत्तराधिकारियों के उत्तराधिकारी। अब अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एक्सपर्ट ओपिनियन ली जाती है, विधिवेताओं की राय ली जाती है, उनका इजमा काम में लिया जाता है। कि मान लो कोई प्रॉब्लम ऐसी आ गई जिसका समाधान ना कुरान में है ना सुन्नत अहदीस में है, पैगंबर के साथियों या शागिर्दों उत्तराधिकारियों के पास भी नहीं है, तो अब उस समस्या का समाधान करने के लिए मान लो साइंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई तो साइंटिस्ट का
राय ली जाएगी, यानी उस सब्जेक्ट में जो विधि वेत्ता है, जो एक्सपर्ट है, उनकी राय ली जाती। थर्ड आता है जनता का इज्मा। मान लो अब एक्सपर्ट की राय ली, एक्सपर्ट दो बराबर बहुमत में बट गए, तो उस समय क्या किया जाता है, जनता की राय भी ली जा सकती है, वो जनता का इज्मा कहलाता है। ठीक है, जनता का इज्मा लेने के लिए सबसे पहले क्या है, वो जनता यानी जिससे राय ली जा रही वो मोमडन होनी चाहिए, मुसलमान होनी चाहिए, उस विषय के बारे में उसको जानकारी भी होनी चाहिए, जिसके बारे में वो जिनसे राय ली जा रही है उस विषय के बारे में उनकी जानकारी भी होनी चाहिए। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं आती और उससे पॉलिटिक्स की राय मांग ली जाती है, तो वो इज्मा सही इज्मा नहीं होता है। यानी जिस व्यक्ति से राय मांगी जा रही है उसे उस विषय का ज्ञान भी होना चाहिए। और थर्ड आता है जो इज्मा लिया, फर्स्ट तो क्या है, मुसलमान होना चाहिए, सेकंड उस विषय का जानकार होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इज्मा में ये थे कि जब इज्मा लिया जाता है और इज्मा ली जाती है तो उस इज्मा को क्या किया जाता है, बहुमत के आधार पर ही सेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि 10 व्यक्ति नेगेटिव बोल रहे हैं, एक अगर पॉजिटिव बोल रहा है तो पॉजिटिव की बात नहीं मानी जाएगी। नेगेटिव यानी जहां बहुमत है, बहुमत के आधार पर वो राय कायम की जाती है। नेक्स्ट आता है कयास। कयास क्या होता है, कयास का शाब्दिक अर्थ है सादृश्य तर्क। सादृश्य तर्क, ठीक है। सादृश्य तर्क का क्या है कि अब ना कुरान, सुन्नत, अहदीस, इज्मा किसी से भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो फिर न्यायालय क्या करता है, अब न्यायालय तर्क लगाएगा, अपना माइंड लगाएगा, लेकिन वो तर्क किस पर आधारित होगा, कुरान, सुन्नत और अहदीस पर आधारित होगा। न्यायालय मनमाना तर्क नहीं लगा सकता। जो तर्क लगाया जा रहा है वो कुरान और सुन्नत पर सादृश्य, यानी अगर उस समय कोई प्रॉब्लम आती तो कुरान में उसके बारे में, कुरान में क्या उल्लेख किया जाता या अहदीस क्या लिखी जाती या सुन्नत में क्या उल्लेख किया जाता, वो सब उन सब को माइंड में रखकर सादृश्य निष्कर्ष या तर्क निकाला जाता है। ये होता है कयास। नेक्स्ट रीति रिवाज, उर्फ बोलते हैं जिसको, उर्फ यानी प्रथाएं। प्राथमिक सोर्स में रीति रिवाज का अपना अलग महत्व है। अरब में इस्लाम के उद्भव होने से पूर्व कई रूढ़ियां थी, कई सामाजिक प्रथाएं थी, धर्म था, नैतिकता, व्यापार, वाणिज्य था। लेकिन जब इस्लाम धर्म का उद्भव हुआ तो उन रीति रिवाजों में से कुछ को क्या है, कुरान में समाहित कर लिया गया और कुछ प्रथाओं, रीति रिवाजों को क्या है, सुन्नत और अहदीस में अपना लिया गया। अब जो प्रथाएं उचित थी या जो रीति रिवाज सही थे, लोक नीति के विरुद्ध नहीं थे, उनको अगर सुन्नत अहदीस में नहीं अपनाया गया तो वो कहाँ पर आ गए, यहाँ पर रीति रिवाज के रूप में, मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में विद्यमान रहे। वो प्रथाएं समाप्त नहीं हुई, वो रीति रिवाज खत्म नहीं हुए। अब कोई प्रथा या कोई रीति रिवाज स्रोत, मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में कब अपनाई जा सकती है, तो उसके लिए प्रथा में या उस रीति रिवाज में क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहले प्रथा नियमित होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि समय के अनुसार वो बदलने वाली नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रथा यूनिवर्सल होनी चाहिए, सर्वव्यापक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीकानेर वालों को तो पता है, नागौर वालों को पता ही नहीं। सर्वव्यापक यानी यूनिवर्सल होनी चाहिए, जिसका ज्ञान सभी को, उस रीति रिवाज का ज्ञान सभी व्यक्तियों को
होना चाहिए। प्रथाएं तर्कपूर्ण होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, यानी उसको तर्क पर आधारित किया जा सकता है। नेक्स्ट कहता है कि प्रथाएं कुरान और सुन्नत के प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए, कुरान और सुन्नत के प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए। प्रथा है वो इजमा के बराबर की होती है, कुरान और सुन्नत में तो नहीं है, तभी तो वो प्रथा बनी, रीति रिवाज में आया। तो उर्फ का और इजमा दोनों समांतर, अगर कोई प्रथा कुरान और सुन्नत के विरुद्ध है तो उस प्रथा को नहीं माना जाएगा, उस प्रथा को नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रथा कयास के विरुद्ध है, कयास के प्रतिकूल है, विपरीत है, तो भी उस रूढ़ी को स्वीकार किया गया है। तो अर्थात रीति रिवाज इजमा के तो बराबर है, लेकिन सुन्नत और हदीस के नीचे है, लेकिन कयास से ऊपर है, कयास से ऊपर है प्रामाणिकता की दृष्टि से। ठीक है, तो उसमें रीति रिवाज या प्रथा में क्या क्या निश्चितता होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए, युक्तियुक्ता होनी चाहिए, लोक नीति के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, सुन्नत और हदीस के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। ये सारे गुण होंगे तभी प्रथा को या उस रीति रिवाज या उस उर्फ को स्रोत के रूप में काम लिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स को 3 भागों में बांटा गया है, न्याय, साम्य और शुद्ध अंतःकरण, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस। क्या है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस? यानी जहां पर विधि नहीं है, विधि नहीं है या विधि उपचार प्रदान करने में सक्षम नहीं है, यह जो प्रदान कर रही है उपचार वो अपर्याप्त है। 3 पॉइंट, या तो विधि नहीं है, सेकंड विधि उपचार प्रदान नहीं कर रही है, सेकंड थर्ड आ रहा है कि जो उपचार प्रदान किया जा रहा है वो अपर्याप्त है, तो वहां साम्य यानी इक्विटी के आधार पे समस्या का समाधान किया जाता है। या अगर जहां पर कोई विधि ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, कॉमन लॉ है जैसे इंग्लैंड में है, तो वहां इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस के आधार पे समस्या का समाधान निकाला जाता है। सेकेंड आता है विधायन लेजिस्लेशन। मुस्लिम विधि कोई कॉडिफाइड लॉ नहीं है, इसलिए विधायन आधुनिक स्रोत में है या गौण स्रोत में है। विधायन इस्लामिक विधि में या मुस्लिम विधि में विधायन जैसा कोई स्रोत प्रारंभ में नहीं था, लेकिन बाद में क्या है, बादशाहों ने, शासकों ने नए नए फरमान जारी किए और उन फरमानों में क्या है, कुछ विधिक सिद्धांत विकसित हो गए और वो क्या बन गए, वो धीरे धीरे विधि का रूप लेने लगे वो विधिक सिद्धांत। तो मुस्लिम विधि में क्या है, मुस्लिम विधि व्यक्तिगत विधि को प्रभावित नहीं करती है। मुस्लिम विधि व्यक्तिगत विधि को प्रभावित नहीं करती है, यानी विधायन जब बनाया जाता है तो पर्सनल लॉ को नहीं छेड़ा जाता है। तो बहुत से विधायन विधि बनाई गई है भारत में, जैसे सबसे पहले बनाया मुसलमान सबसे पहले नहीं, कुछ विधायन बनाए गए हैं, जैसे बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 बनाया गया, मुसलमान वक्फ अधिनियम 1913 बनाया गया, मुसलमान वक्फ मान्यकारी अधिनियम 1930 बनाया गया, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 बनाया गया, मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया, और अभी लेटेस्ट ट्रिपल तलाक, तिहरे तलाक को समाप्त करने के लिए और दंडनीय बनाने के लिए मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम बनाया गया। नेक्स्ट आता है लास्ट, पूर्व निर्णय अथवा न्यायिक विनिश्चय। पूर्व निर्णय क्या होता है कि न्यायालय ने पहले ऐसा कोई डिसीजन दिया था उसको फॉलो करना,
या न्यायिक निश्चय। पूर्व निर्णय भारत में अंग्रेजों की देन है। पूर्व निर्णय व न्यायिक निश्चय अंग्रेजी प्रशासन की देन है। ब्रिटिश काल से पहले कोई पूर्व निर्णय या न्यायिक निश्चय या उसको उदाहरण के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में अपनाया नहीं जाता था। पहले काजी क्या है, निर्णय सुनाता और फ्री हो जाता। दूसरा काजी अपना अलग निर्णय सुना देता। यानी जब कोई काजी निर्णय करते समय न्याय शास्त्रियों के द्वारा कोई राय व्यक्त की गई है, यानी कोई फतवा जारी किया गया था, तो उसको अवलोकन जरूर करता था, वो देखता जरूर था, परंतु वो उसको फॉलो करने के लिए, उसको मानने के लिए वो बाध्य नहीं था। यानी अंग्रेजों ने, यानी ब्रिटिश शासन ने ही पूर्व निर्णय के सिद्धांत को भारत में प्रदान किया, यानी ब्रिटिश शासन की देन है पूर्व निर्णय। पूर्व निर्णय क्या होता है कि न्यायालय ने अपना निर्णय दिया किसी एक बिंदु पर, फिर बाद में वो क्या है, वो निर्णय एक अन्य वैसा ही कोई मामला आता है तो उसमें उदाहरण के रूप में वैसा उसको अपना लिया जाता है। एग्जाम्पल, प्रिवी काउंसिल ने एक निर्णय दिया था, जैसे वक्फ होता है, मुस्लिम विधि में वक्फ किया जाता है, तो वक्फ अल औलाद को अमान्यकारी या अवैध अमान्यकारी घोषित किया गया था। अब्दुल फत्ता मोहम्मद वर्सेस रास मेहदर चौधरी। अब्दुल फत्ता मोहम्मद वर्सेस रास मेहदर चौधरी 1894 में प्रिवी काउंसिल ने वक्फ अल औलाद यानी निजी वक्फ को अमान्य घोषित किया था, या कहा था ऐसा वक्फ नहीं किया जा सकता। इस निर्णय को किसके द्वारा उठा गया? मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1930 मान्यकारी अधिनियम 1930 के द्वारा उल्टा गया और कहा वक्फ अल औलाद भी किया जा सकता है। यानी न्यायिक पूर्व निर्णय द्वारा मुस्लिम विधि धीरे धीरे विकसित हो रही है। और हकशुफा भी न्यायिक पूर्व निर्णय का ही उदाहरण है। हकशुफा प्रियम्पशन न्यायिक पूर्व निर्णय के आधार पर ही आई है। तो ये थे मुस्लिम विधि के सोर्सेज, प्राथमिक सोर्सेज और गौण सोर्सेज। आगे हम उम्मीद करते हो पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। थैंक यू सो मच।